Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shivran. Today we will start a new topic that is Human Genome Project and it will be the second last topic of this chapter. इसके बाद एक और जो टॉपिक रह जाएगा that is DNA fingerprinting. तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसको कंप्लीट करने में अराउंड 13 ईयर्स लग गए. तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मतलब हर एक जो ह्यूमन है उसका डीएनए डिफर करता है, उसमें वेरिएशन आती है. तो हर किसी के मन में एक इच्छा हुई कि क्यों ना हम उस डीएनए के सीक्वेंस को रिवील करें. हमें पता होना चाहिए कि एक जो दो पर्सन है उनके अंदर जो वेरिएशन है डीएनए के कारण जो वेरिएशन है वो कितने एंगल पे है, कितना डिफर करता है दोनों का डीएनए. ठीक है, इन सब के बारे में सीक्वेंसेस के बारे में हर कोई जानना चाहता था और इसी के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ दैट वाज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि कंप्लीट एक ह्यूमन का जो जेनेटिक मेकअप है, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस है, बेस पेयर्स हैं, उनकी सीक्वेंस को रिवील करेगा. ठीक है, और वो प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. मतलब सीधी सी बात है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ह्यूमन का डीएनए है, उस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं या जो बेस पेयर्स हैं उनके सीक्वेंस को रिवील करेगा कि कौन सा बेस पेयर, कौन सी जीन कहाँ प्रेजेंट है और किसके लिए फंक्शन करती है. ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था 1990 में. क्यों इतना लेट शुरू हुआ? बिकॉज 1990 तक जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी बायोटेक में वो सारी आ चुकी थी. पीसीआर आ चुकी थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, जो कि इस HGP के लिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी की पूरी एक यूनिट है हमारी दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. तो बायो के अंदर जो टेक्निक चाहिए, जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए जिसके कारण हम डीएनए को निकाल सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक तब तक क्या है अच्छे से वेल डेवलप हो चुकी थी और हर कोई क्या है इन टेक्निक्स के बारे में जानता था, इनको यूज़ करना उनको आता था. इसीलिए 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ. कंप्लीट कब हुआ? 2003 में. इसीलिए इसको समहाउ एक मेगा प्रोजेक्ट बोला गया, क्योंकि कहते हैं कि एक बेस पेयर को अगर हमें रिवील करना है तो उसके लिए अराउंड $3 लगता है. तो टोटल बेस पेयर्स को स्टडी करने के लिए, रिवील करने के लिए ऑन एन एवरेज $9 बिलियन की क्या है इसके अंदर लागत लगी थी. ठीक है, and this project, human genome project, it was coordinated by the US Department of Energy or the National Institute of Health. ठीक है, अब इसके गोल्स क्या थे? कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका एम क्या है, इसका गोल क्या है. So first goal was to identify all the genes of human genome. ह्यूमन जीनोम में जितनी भी जीन प्रेजेंट हैं उन सभी जीन को आइडेंटिफाई करना. ठीक है, फिर जो बेस पेयर का सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन करना जो ह्यूमन का जीनोम बना रहा है. ठीक है, ह्यूमन के जीनोम में जो बेस पेयर है उन बेस पेयर्स के सीक्वेंस को डिटरमाइन करना. फिर यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उस इन्फॉर्मेशन को हमें एक डेटाबेस में स्टोर करनी है. ठीक है, अब यहाँ पर इस डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हमें टूल्स भी चाहिए और उन टूल्स को क्या करना पड़ेगा? इम्प्रूव करना पड़ेगा. अब इंफॉर्मेशन निकाल के अपने पास तो रखनी नहीं है, इसको दूसरे सेक्टर्स में भी ट्रांसफर करना है, हेल्थ सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर, ताकि इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूटिलाइज कर सके फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. एंड द लास्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट, टू एड्रेस ELS, दैट इज ethical, E for the ethical, L for the legal and S for the social issue. जो इस प्रोजेक्ट के कारण हो सकता है किसी के एथिक्स को नुकसान पहुंचे कि ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, हो सकता है कि कोई लीगल इशू इसमें मे बी डेवलप हो जाए या फिर कोई सोशल इशू हो सकता है डेवलप हो जाए, किसी को कोई परेशानी, किसी भी टाइप की परेशानी हो सकती है. तो इन तीनों को जो सबसे मेन है दैट इज द एथिकल, हमारे जो एथिक्स हैं, लीगल एंड द सोशल इश्यूज, इन सभी को एड्रेस करना, उनको फुलफिल करना, उनको कंप्लीट करना. ठीक है, उन इश्यूज को बीच में ही ना छोड़ना, हर किसी को सेटिस्फाई करना कि ये प्रोजेक्ट अच्छे के लिए है. नेक्स्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ये इसको हम कहेंगे कि पूरी ह्यूमन बायोलॉजी को ये रिवील करेगा.
ह्यूमन बायोलॉजी को कैसे रिवील कर रहा है, क्योंकि ये जीन को रिवील कर रहा है, ये नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को रिवील कर रहा है, तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, पूरी ह्यूमन बायोलॉजी को रिवील करेगा। अब ह्यूमन को छोड़िए, कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो जीनोम है अब तक रिवील हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोकैरियोट्स की, पहला प्रोकैरियोट जिसका जीनोम रिवील हुआ था दैट वाज द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, it is prokaryote, and if we are talking about the bacteria then it is E. coli, Escherichia coli। फंजाई की बात करेंगे तो Saccharomyces cerevisiae that is yeast, प्लांट की बात करेंगे तो राइस एंड द Arabidopsis that is the small mustard plant, small mustard plant, ठीक है। एनिमल की बात करेंगे तो ड्रोसोफिला, और अगर नेमेटोड की बात करेंगे जो कैसा है, एक फ्री लिविंग नॉन पैरासाइट नेमेटोड है, देन इट इज सिनोरैब्डिटिस एलिगेंस, सिनोरैब्डिटिस एलिगेंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि ह्यूमन को छोड़ के कौन से वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका जो जीनोम है वो अब तक रिवील हो चुका है। तो गोल थे ये वो ऑर्गेनिज्म थे। इसके बाद मेथड की बारी आती है कि कैसे उस कंप्लीट जीनोम को रिवील किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। तो इसमें दो मेथड्स यूज हुए हैं। फर्स्ट इज द EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, दैट इज EST, एंड सेकेंड इज द सीक्वेंस एनोटेशन। दूसरा क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन। देखो डीएनए क्या है, बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है। तो ऐसे हम डीएनए को अराउंड अगर पूरी लेंथ देखें तो इट्स 2.2 मीटर। उस डीएनए को सीधा तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको स्टडी करने के लिए हमें उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, तभी हम उस डीएनए की स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या करना पड़ेगा, दैट फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन के बाद, टुकड़ों में तोड़ने के बाद जो मेथड है कि सारे जीन को जो कि आरएनए के लिए एक्सप्रेस करते हैं उन जीन को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद सबसे पहले उस डीएनए में दो तरह के जीन, दो तरह के रीजन पाए जाते हैं, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग। जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं वो कोडिंग, जो नहीं कोड करते वो क्या है, नॉन कोडिंग। तो सबसे पहले उन सभी सीक्वेंसेस को अरेंज करना, अरेंज करने के बाद उसमें से जो कोडिंग सीक्वेंस हैं, ठीक है, उनको मतलब जो फंक्शनल है कोडिंग सीक्वेंस है उनको अरेंज करना, उनको स्टडी करना, ठीक है। तो EST में क्या होगा, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग में कि उन जीन को जो आरएनए के लिए एक्सप्रेस करती हैं उनको आइडेंटिफाई किया, और सीक्वेंस एनोटेशन मतलब उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डीएनए को ठीक है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स नोन एज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देन इस डीएनए को हम क्या करेंगे, होस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। किसके लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए। होस्ट में ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने के लिए वी नीड वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पर जो वेक्टर या व्हीकल डीएनए जो होगा, व्हीकल डीएनए या वेक्टर जो इस डीएनए को अपने साथ एज अ पैसेंजर लेके जाएगा, कहाँ पर, होस्ट के अंदर, उसको क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। और यहाँ पे जो वेक्टर यूज हुए थे दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर एंड द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, दैट इज बैक एंड येक, याद रखना, ठीक है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर एंड द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, इनकी हेल्प से हमने डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं जिनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेक डाउन किया है, ट्रांसफर कर देंगे होस्ट में। अब होस्ट जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगी, एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी, मतलब उसकी कॉपी बन जाएंगी। नाउ वी हैव टू सीक्वेंस दीज फ्रेगमेंट्स। जो एम्प्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास कॉपी बनी है डीएनए की, उसको क्या करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। और यहां पर किसकी हेल्प से, दैट इज एनोटेड, ठीक है, एनोटेड डीएनए सीक्वेंसर्स, ठीक है, नोटेड डीएनए सीक्वेंसर्स एक टेक्निक है दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल गिवन बाय द फ्रेडरिक सेंगर
और इन्होंने ही जो प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड की सीक्वेंस को रिवील किया था और उसी प्रिंसिपल पे हमने डीएनए सीक्वेंसर्स बनाए और उन डीएनए सीक्वेंसर्स की हेल्प से हम इन डीएनए को सीक्वेंस में लगाएंगे, ठीक है। और कैसे, यहाँ पे क्या है, डीएनए के अंदर एक ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट होता है, ओवरलैपिंग रीजन, और इस ओवरलैपिंग रीजन की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम इन सीक्वेंसेस को, हम इन फ्रेगमेंट्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाएंगे। अब इंसानों के बस की बात तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़, और इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से इन सीक्वेंसेस को, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने सीक्वेंसेस में लगाया और उसको क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग उसको सेट किया, फिट किया, उसकी स्टडी की। तो ये क्या था, दैट वाज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट आर इट्स स्लाइंट फीचर्स, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके स्लाइंट फीचर्स। सो फर्स्ट दैट कि एक जो ह्यूमन जीनोम है उसके अंदर कितने 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं, और एक जो एवरेज जीन के अंदर कुल मिला के 3000 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। एक जो जीन है वो कितने बेसिस से बनी होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होंगे उसके अंदर 3000, लेकिन अगर हम लार्जेस्ट जीन की बात करें, ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिस्ट्रोफिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस जीन में 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। टोटल एस्टिमेटेड जीन कितनी है, इट्स अराउंड 3000, और इन जो 3000 जीन है इनमें से 50% का फंक्शन हमें नहीं पता है। इस 3000 जो टोटल एस्टिमेटेड जीन है उनमें से 50% जीन का जो फंक्शन है इट इज स्टिल अननोन। लेस देन 2% जीन कोड फॉर प्रोटीन, 2% जीन, 2 से भी कम, ठीक है, लेस देन 2 क्या है, दे कोड फॉर द प्रोटीन। The chromosome number one, it was the first revealed chromosome, और इसकी जो complete study थी it was in the May 2006 and it contained 2968 gene। तो 2006 तक जो 22 ऑटोसोम्स X and Y along with X and Y, ठीक है, उनका जो स्टडी करना बाकी था। तो पहला क्रोमोसोम जो रिवील हुआ था दैट वाज द क्रोमोसोम नंबर 1। There are approx 14 मिलियन लोकेशंस, कुल मिला के डीएनए में 14 मिलियन लोकेशन ऐसी है जहां पे सिर्फ एक ही बेस का डिफरेंस है। अगर हम उन लोकेशंस को स्टडी करते हैं तो सारे जो बेसिस हैं वो सेम है, एक जैसे हैं, सिर्फ एक ही बेस क्या है उनमें डिफर करता है। और ऐसी लोकेशन, ऐसे जो सीक्वेंसेस या डीएनए को हम कहेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब टोटल हमने उन सीक्वेंसेस को जब देखा तो उनको जब स्टडी किया, कंपेयर किया, तो उनमें सिर्फ एक ही बेस डिफर करता है और सारे बेसिस क्या हैं, सेम है। तो उसको बोला हमने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही वेरिएशन हो रही है और सारे बेसिस क्या हैं, सेम हैं। तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके बारे में यूजुअली बोर्ड में, नीट में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हालांकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बायोटेक के साथ भी पढ़ाया जाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, बट उस जो ये टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको कहाँ दिया गया है, इट इज हेयर in this chapter, that is MBI. So that's it for today. If you like my video then please share and subscribe my channel. Thank you.